ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना जो एमसीक्यू का टॉपिक है, उससे जो भी हमारे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड मैं यहाँ पे एक लेक्चर लेके आया हूँ। ठीक, उसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, मेरी स्क्रीन सभी विजुअल हो रही है? यस सर। यस सर। ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन वन बाय वन आएंगे और इस पे जो तुम लोगों को आंसर देने हैं, तो जैसे वन का ऑप्शन नंबर ए है या ऑप्शन नंबर बी है, तो वन के आगे डैश लगा के ए लिखें। ठीक, इससे क्या होगा, यदि आंसर हमारे पास लेट भी आता है तो समझ जाएंगे कि हाँ, आंसर हमारा फर्स्ट का क्वेश्चन का आया हुआ है, सेकंड का आया हुआ है। जब टू का आंसर आएगा तो टू के आगे डैश लगाओ, ए बी सी जो भी आंसर है वो आप मेंशन करो। ठीक, ओके। इस प्रकार से यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन ए रेक्टेंगुलर बीम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अकर्स एट, ऑप्शन नंबर ए है एट द टॉप ऑफ द बीम, ऑप्शन नंबर बी है एट द बॉटम ऑफ द बीम, एंड ऑप्शन नंबर सी है एट द न्यूट्रल एक्सिस, एंड ऑप्शन नंबर डी है नन। क्वेश्चन नंबर वन, इन ए रेक्टेंगुलर बीम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अकर्स एट, ऑप्शन नंबर ए एट द टॉप ऑफ द बीम, ऑप्शन नंबर बी एट बॉटम ऑफ द बीम, एंड ऑप्शन नंबर सी है एट द न्यूट्रल एक्सिस, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे सिर्फ दो के आंसर आए हुए हैं, तीन के। छोटू राजा ऑप्शन ए, शुभम ऑप्शन ए, जानवी ऑप्शन ए, अंशुल ऑप्शन ए, संदीप ऑप्शन ए, अपर्णा ऑप्शन ए, मनीष ऑप्शन ए, गजेंद्र ऑप्शन ए, आयुषी ऑप्शन ए। सब लोग यहाँ पे आंसर कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। बस जिसने आंसर जो दे दिया वही सेम आंसर यहाँ पे सब लोग टाइप कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एट द न्यूट्रल एक्सिस। ऑप्शन नंबर सी, एट द न्यूट्रल एक्सिस। अन्वेषा, राइट आंसर। In a rectangular beam, maximum shear stress occurs at, option number C, at the neutral axis. क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी की ओर ध्यान दो। डायगोनल कंप्रेशन फेलियर अकर्स व्हेन, ऑप्शन नंबर ए है कि टाउ वी की वैल्यू हमारे टाउ सी से मैक्सिमम है, ऑप्शन नंबर बी है टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स, ऑप्शन नंबर सी है कि टाउ वी की वैल्यू हमारे टाउ सी से कम है, ऑप्शन नंबर डी है कि टाउ वी की वैल्यू टाउ सी मैक्स से कम है। इस प्रकार से यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। छोटू राजा ऑप्शन बी, निखिल ऑप्शन बी, अंकिता ऑप्शन बी, प्रभा ऑप्शन सी, अजय ऑप्शन बी। डायगोनल कंप्रेशन फेलियर्स अकर्स व्हेन, हमारा कंप्रेशन फेलियर कब होता है? डायगोनल कंप्रेशन फेलियर्स अकर्स व्हेन, और दो लोगों के यहाँ पे आंसर आ गए हैं, जानवी ऑप्शन बी, अंशुल राजपूत ऑप्शन सी, मानवेंद्र राजपूत ऑप्शन डी। इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मैंने बताया हुआ था लास्ट क्लास में कि हमारा फेलियर कब होगा, फेलियर कब होगा यदि किसी भी केस में टाउ वी या टाउ सी की वैल्यू टाउ सी मैक्स से ज्यादा हो जाती है। टाउ वी या टाउ सी की वैल्यू टाउ सी मैक्स से ज्यादा हो जाती है तो हमारा क्या हो जाएगा? वहां पे फेलियर हो जाएगा। टाउ वी या टाउ सी मैक्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है? टाउ सी मैक्स से ज्यादा हो जाती है तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा? फेलियर हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? अब किसी को अप्रूवल नहीं दूंगा, मैंने पहले ही बोला हुआ था कि क्लास के पहले अप्रूवल ले लें जिसको लेना हो। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा। डायगोनल टेंशन फेलियर अकर्स, ऑप्शन नंबर ए है इफ शियर फोर्स इज डोमिनेंट कंपेयर टू बेंडिंग मूवमेंट एट सपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी है इफ बेंडिंग मूवमेंट इज डोमिनेंट
कंपेयर टू शियर फोर्स, ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉर ए एंड नॉर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बता दीजिए। डायगोनल हमारा टेंशन फेलियर कब होता है? डायगोनल टेंशन फेलियर कब होता है? ऑप्शन नंबर है इफ शियर फोर्स डोमिनेंट कंपेयर टू बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट, ठीक। ऑप्शन नंबर बी है इफ बेंडिंग मोमेंट इज डोमिनेंट कंपेयर टू शियर फोर्स। ऑप्शन नंबर सी है या तो ए और बी, और ऑप्शन नंबर बी है ना तो ए और ना तो बी। दो लोगों के अभी तक आंसर आए हुए हैं, अनवेश शाह ऑप्शन नंबर सी, अंशु राजपूत ऑप्शन नंबर सी, अभिषेक साहू ऑप्शन नंबर ए। अभिषेक साहू राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इफ शियर फोर्स इज डोमिनेंट कंपेयर टू बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट। डायगोनल टेंशन फेलियर अकर्स इफ शियर फोर्स इज डोमिनेंट कंपेयर टू बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फ्लेक्सर शियर क्रैक्स अकर्स व्हेन, फ्लेक्सर शियर क्रैक्स अकर्स व्हेन। ऑप्शन नंबर ए है मूवमेंट इज डोमिनेंट टू शियर फोर्स, ऑप्शन नंबर बी है शियर फोर्स इज डोमिनेंट टू बेंडिंग मूवमेंट, एंड ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए और ना ही बी। निखिल श्रीवास्तव ऑप्शन नंबर बी, प्रभा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयुषी पटेल ऑप्शन नंबर बी, संदीप कुमार ऑप्शन नंबर ए, अरवेश ऑप्शन नंबर ए, अजय कुमार ऑप्शन नंबर ए, अंकिता बी, अभिषेक राठौर ऑप्शन बी, अंशुल राजपूत ऑप्शन बी, गजेंद्र ऑप्शन बी, अभिषेक साहू ऑप्शन ए। ओके, यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मूवमेंट इज डोमिनेंट टू शियर फोर्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मूवमेंट इज डोमिनेंट टू शियर फोर्स। फ्लेक्सर शियर क्रैक्स अकर्स व्हेन मूवमेंट इज डोमिनेंट टू शियर फोर्स। क्वेश्चन नंबर 5, failures of RCC beam due to shear can only, failure of RCC beam due to shear can only occurs on account of, जो हमारी आरसीसी बीम होती है वो शियर में फेल हो रही है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा डायगोनल कंप्रेशन, ऑप्शन नंबर बी है डायगोनल टेंशन, ऑप्शन नंबर सी है वेब कंप्रेशन, एंड ऑप्शन नंबर डी है नन। मानवेंद्र राजपूत ऑप्शन नंबर बी, अभिषेक साहू ऑप्शन नंबर बी, संदीप ऑप्शन बी, शुभम ऑप्शन बी, अंकिता ऑप्शन बी, प्रभा राठौर ऑप्शन बी, आयुषी पटेल ऑप्शन बी। failures of RCC beam due to shear can only occurs on account, ऑप्शन नंबर बी। यहां पे हमारा इसका आंसर हो जाएगा डायगोनल टेंशन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, if the nominal shear stress tau v at a section does not exceed the permissible shear stress tau c। ऑप्शन नंबर ए दे रखा हुआ है मिनिमम shear reinforcement is still provided, ऑप्शन नंबर बी है shear reinforcement is provided to resist the nominal shear stress, ऑप्शन नंबर सी है no shear reinforcement is provided, ऑप्शन नंबर डी हमारा shear reinforcement is provided for the difference of the two। if the nominal shear stress tau v at a section does not exceed the permissible shear stress, यहाँ पे हमारा क्या बोल रहा है कि tau v does not exceed the permissible shear stress, यानी इस केस में हम लोग क्या करते थे? 6 का जानवी ऑप्शन नंबर ए, शिवम राजपूत ऑप्शन नंबर ए, अंशुल ऑप्शन नंबर सी, अंकिता सी, संदीप सी, प्रभा ऑप्शन नंबर ए, संदीप ऑप्शन नंबर ए, अन्वेषा ऑप्शन नंबर बी। यहां पे हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट इज स्टिल प्रोवाइडेड।
यहाँ पे केस देखो, उसने केस कौन सा बनाया हुआ है। हम लोग क्या करते थे, उसने क्या बोला हुआ है कि टाउ वी की वैल्यू टाउ सी से ज्यादा नहीं होगी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्या होगा कि टाउ सी की वैल्यू टाउ सी से ज्यादा, टाउ वी से ज्यादा होगी। इसका मतलब यहाँ पे हमारा मीन्स क्या हुआ कि जो टाउ सी की वैल्यू है वो टाउ सी की वैल्यू किससे ज्यादा होगी, टाउ वी से ज्यादा होगी। और जब हमारा ये वाला केस आता था तो इसमें हम लोग क्या करते थे, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते थे, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते थे। वहीं पे जब हमारा केस ये बन जाता था कि जहां पे हमारी टाउ वी की वैल्यू टाउ सी से मैक्सिमम हो जाती थी, उस केस में हम लोग डिजाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट करते थे। मतलब शियर रेनफोर्समेंट के लिए हम लोग वहां पे डिजाइनिंग करते थे। बट इन सभी केस में हमारा जो टाउ सी की वैल्यू होनी चाहिए, टाउ सी मैक्सिमम की वैल्यू, वो मैक्सिमम होनी चाहिए, टाउ सी मैक्सिमम। ठीक, इन सभी केस में हमारी टाउ सी मैक्सिमम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। इफ यदि टाउ सी मैक्सिमम की वैल्यू हमारी मैक्सिमम नहीं आ रही है इन सब से, चाहे हमारा टाउ वी और टाउ सी हो, तो उस केस में हम सेक्शन को रीडिजाइन करेंगे। यदि टाउ सी मैक्सिमम की वैल्यू टाउ सी या टाउ वी से कम आ रही है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन को रीडिजाइन करेंगे। इससे मतलब हमारा ये निकल के आता है यहाँ पे कि कोई भी केस हो, प्रत्येक केस में टाउ सी मैक्सिमम की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, टाउ सी और टाउ वी से ज्यादा होनी चाहिए। यदि टाउ सी की वैल्यू टाउ वी से ज्यादा है तो हम लोग वहां पे मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। यदि टाउ वी की वैल्यू टाउ सी से ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे शियर रेनफोर्समेंट की डिजाइनिंग करेंगे। तो यहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट फॉर बीम विदाउट शियर रेनफोर्समेंट डिपेंड्स अपॉन, द परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट फॉर बीम विदाउट शियर रेनफोर्समेंट डिपेंड्स अपॉन। ऑप्शन नंबर ए है परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट, ऑप्शन नंबर बी है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ऑप्शन नंबर सी है बोथ ऑफ द एबव, एंड ऑप्शन नंबर डी है नन। द परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट फॉर बीम विदाउट शियर रेनफोर्समेंट डिपेंड्स अपॉन, ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा टेंशन रेनफोर्समेंट पड़ा हुआ उसके प्रतिशत के आधार पे, ऑप्शन नंबर बी है ग्रेड ऑफ कंक्रीट के आधार पे, या ऑप्शन नंबर सी है हमारा दोनों, ऑप्शन नंबर डी है नन। अजय कुमार ऑप्शन नंबर बी, प्रभा ऑप्शन नंबर बी, अन्वेष ऑप्शन नंबर बी, संदीप ऑप्शन नंबर बी, निखिल ऑप्शन बी, अंशुल ऑप्शन बी, शुभम ऑप्शन बी, गजेंद्र ऑप्शन बी। तो यहां पे हमारा क्या होगा, मैंने बताया हुआ था कि हम लोग जब टाउसी निकालते थे, टाउसी कैसे निकालते थे, टाउसी की वैल्यू हम लोग चेक करते थे अपने आईएस कोड से, आईएस कोड से चेक करते थे। परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट फॉर बीम विदाउट शियर रेनफोर्समेंट डिपेंड्स अपॉन, हमें टाउसी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, आईएस कोड से चेक करते थे। और आईएस कोड पे वहां पे देखा होगा हम लोग परसेंटेज ऑफ स्टील निकालते थे, परसेंटेज ऑफ स्टील निकालते थे, यानी पीटी बराबर 100 एएसटी अपॉन बीडी। और जो हमारी परसेंटेज ऑफ स्टील है वो डिपेंडेंट होती है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। जब हम लोगों ने वहां पे ये एक्सयू का फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, कौन सा, 0.87 FYAST अपॉन 0.36 FCK इंटू बी। ठीक, इससे हम लोगों ने क्या किया हुआ था, वहां पे परसेंटेज ऑफ स्टील कैसे निकाली हुई थी, इस फॉर्मूले से हम लोगों ने परसेंटेज ऑफ स्टील कैसे निकाली हुई थी, इस फॉर्मूले से परसेंटेज ऑफ स्टील निकालने के लिए हमने क्या किया हुआ था, दोनों तरफ यहां से डी से डिवाइड किया हुआ था। जब डी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, AST अपॉन BD बराबर XU अपॉन D इंटू 0.36 FCK अपॉन 0.87 FY। अब यहां पे ध्यान दो, XU अपॉन D। ठीक, यदि हम लोग लिमिटिंग ले लेंगे, लिमिटिंग कंडीशन पे इसे कर दो XU मैक्स, जो भी तुम ग्रेड ऑफ स्टील लोगे, ग्रेड ऑफ स्टील के अकॉर्डिंग हमारी XU मैक्स बाई डी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सपोज दैट हमने क्या ले रखा हुआ है, जो ग्रेड ऑफ स्टील है वो Fe415 लिया हुआ है, क्या कंसीडर किया हुआ है, ग्रेड ऑफ स्टील Fe415।
जब हमने यहाँ पे ग्रेड ऑफ स्टील Fe415 कंसीडर किया हुआ है, उस केस में XU max by D की वैल्यू कितनी होगी? उस केस में XU max by D की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 0.48। ये वैल्यू यहाँ पे 0.48 रख दोगे इसकी जगह पे, XU max by D की जगह पे। अब हमारा बचा क्या? 0.48 इंटू 0.36 इंटू FCK अपॉन 0.87 FY। इसका मतलब क्या है? हमारा यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ स्टील ये AST अपॉन BD है। AST अपॉन BD हमारा क्या है? ये स्टील है, ठीक। इसमें यहाँ पे 100 का और मल्टीप्लाई करवा दो तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये परसेंटेज ऑफ स्टील निकल आएगा। तो हमारा जो परसेंटेज ऑफ स्टील है, परसेंटेज ऑफ स्टील किस पे डिपेंडेंट है? FCK पे, यानी ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, ग्रेड ऑफ स्टील पे। परसेंटेज ऑफ स्टील हमारा किस पे डिपेंडेंट है? FCK एंड FY दोनों पे, ठीक। जब हमारा यहाँ पे FCK और FY दोनों पे डिपेंडेंट है, और हमने यहाँ पे क्या पढ़ा हुआ कि जो हमारा टाउसी है वो टाउसी किस पे डिपेंडेंट है? PT पे, यानी परसेंटेज ऑफ स्टील पे। तो इसके मतलब यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, बोथ A एंड B। क्वेश्चन नंबर 7 इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C, बोथ A एंड B। ओके सर ए कैसे होगा, ये बता दो। परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट। बेटा टाउ सी की वैल्यू, टाउ सी के लिए हम लोग क्या करते थे? टाउ सी की वैल्यू के लिए हम लोग अपना IS कोड देखते थे, IS कोड 456-2000। IS कोड 456-2000 में क्या दे रखा हुआ था? कि जो हमारे टाउ सी की वैल्यू है वो परसेंटेज ऑफ स्टील पे डिपेंडेंट है। प्रत्येक परसेंटेज ऑफ स्टील के लिए वहां पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट के अकॉर्डिंग हमारा उसकी टाउ सी की वैल्यू दे रखी हुई थी। देखो इस प्रकार से कॉलम बना हुआ था, ठीक। और इन कॉलम पे सबसे फर्स्ट पे यहाँ पे लिखा हुआ था हमारा PT, फिर यहाँ पे M15, M20, इस प्रकार से यहाँ से हमारा M25। ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी दे रखा हुआ था और परसेंटेज ऑफ स्टील भी दे रखा हुआ था। उससे हम लोग यहाँ पे टाउ सी की वैल्यू निकालते थे। अभी लास्ट क्लास का ये टॉपिक, अभी ज्यादा पुराना नहीं हुआ है। हम लोग जब शियर एंड बॉन्ड वाला टॉपिक पढ़ रहे थे उसी टॉपिक का है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C, बोथ A एंड B। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एन RCC बीम ऑफ 200 mm इंटू 300 mm इफेक्टिव, जो यहाँ पे 300 mm है, ये क्या D है? डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ, इज सब्जेक्टेड टू ए फैक्टर्ड शियर फोर्स 30 किलो न्यूटन। फैक्टर्ड शियर फोर्स आ रहा है। फैक्टर्ड मतलब हमारा क्या हुआ? डिजाइन शियर फोर्स। फैक्टर्ड शियर फोर्स का मतलब क्या है? हमारा डिजाइन शियर फोर्स। द मैक्सिमम नॉमिनल शियर स्ट्रेस, द मैक्सिमम नॉमिनल शियर स्ट्रेस इन न्यूटन पर mm स्क्वायर H पर प्रेजेंट कोड। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को कॉपी पेन उठाइए, सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर है 0.5, ऑप्शन नंबर बी है 0.55, ऑप्शन नंबर सी है 0.75 एंड ऑप्शन नंबर डी है नन। अंकिता ऑप्शन नंबर ए, प्रभा राठौर ऑप्शन नंबर ए, अभिषेक ऑप्शन बी, अंकिता 9A। बेटा 8 का आंसर देना है। आयुषी ऑप्शन ए, गजेंद्र ऑप्शन ए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है? कोई RCC बीम का सेक्शन है। सेक्शन की डायमेंशन कितनी दे रखी हुई है हमें? 200 इंटू 300। डायमेंशन कितनी दे रखी है? 200 इंटू 300। ये क्या है? B इंटू D के फॉर्म में दे रखा हुआ है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? फैक्टर्ड शियर फोर्स में उसने दे रखा है, यानी VU भी दे रखा है। VU कितना दे रखा है? 30 किलो न्यूटन। 30 किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज कर लो, कितना हो जाएगा? 30 इंटू 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा। हमें क्या कैलकुलेट करना है? मैक्सिमम नॉमिनल शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम नॉमिनल शियर स्ट्रेस यानी टाउ वी का कैलकुलेशन करना है। टाउ वी का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था? टाउ वी इक्वल टू VU अपॉन VD। टाउ वी इक्वल टू VU अपॉन VD, और VU कितना दे रखा हुआ? 30 इंटू 10⁻³ BD। BD की वैल्यू कितनी हो गई? 200 इंटू 300। सॉल्व करो, यहां से हमारा क्या जाएगा? 2 2 4, ये कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी कितना आ गया? 1/2। 1/2 का मतलब कितना हुआ? 0.5।
इसका हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया कैसे आंसर आया? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछ रहा है आ रेक्टेंगुलर बीम ऑफ साइज 200 mm into 300 mm इफेक्टिव इज सब्जेक्टेड टू अ अल्टीमेट शियर फोर्स। अल्टीमेट शियर फोर्स बोले या फैक्टर्ड शियर बोले हमारा सेम होता है। अल्टीमेट शियर फोर्स या फैक्टर्ड शियर फोर्स बोले, ठीक। दी परमिसिबल शियर स्ट्रेस, उसने परमिसिबल यहां पे हमें शियर स्ट्रेस भी दे दिया है। डी डिजाइन शियर फोर्स, हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? डिजाइन शियर फोर्स बताइए इन किलो न्यूटन। A rectangular beam of size 200 mm into 300 mm effective is subjected to an ultimate shear force of 50 kilonewton. The permissible shear stress is 0.2 Newton per mm square. The design shear force in kilonewton. Design shear force in kilonewton. इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है 12, ऑप्शन नंबर बी है 38, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 50 एंड ऑप्शन नंबर डी है नन। प्रभा राठौर, ऑप्शन नंबर ए। यहां पे चेक कीजिए इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इसको सॉल्व कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर ए है 12, ऑप्शन नंबर बी है 38, ऑप्शन नंबर सी है 50 एंड ऑप्शन नंबर डी है नन। अभी तक सिर्फ 2 लोगों का आंसर आया हुआ, 3 लोगों का। शेख साहब ऑप्शन नंबर ए, अंकिता ऑप्शन नंबर ए, शुभम गुप्ता ऑप्शन नंबर ए, आयुषी पटेल ऑप्शन नंबर ए, साक्षी ऑप्शन नंबर ए। यहां पे देख लो, हमें क्वेश्चन में मालूम है, क्वेश्चन में उसने क्या दे रखा हुआ है? आर रेक्टेंगुलर बीम ऑफ साइज, एक बीम का हमें साइज दे रखा हुआ है। कितना दे रखा है? d इंटू डी बराबर 200 इंटू 300। ओके, ये हमें बीम का साइज मालूम है। यहां पे जो d की इफेक्टिव दे दिया, इसके मतलब क्या है? इफेक्टिव स्मॉल d दे रखा हुआ है। इज सब्जेक्टेड टू अ अल्टीमेट शियर फोर्स, यानी क्या दे रहा है? Vu। अल्टीमेट शियर फोर्स Vu की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50 किलो न्यूटन। ओके, हमें 50 किलो न्यूटन अल्टीमेट शियर फोर्स भी यहां पे मालूम है। दी परमिसिबल शियर स्ट्रेस, परमिसिबल शियर स्ट्रेस का मतलब हमारा यहां पे क्या हुआ? टाउ सी। टाउ सी की वैल्यू कितनी दे रखा है? 0.2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। परमिसिबल शियर स्ट्रेस टाउ सी की वैल्यू हमें कितनी मालूम है? 0.2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब हमसे पूछ रहा है डिजाइन शियर फोर्स। डिजाइन शियर फोर्स तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा हमारा डिजाइन शियर फोर्स क्या है? तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, सबसे पहले यहां पे हम चेक करेंगे कि सेक्शन हमारा कैसा है। यहां पे हमें शियर फोर्स के लिए, मींस शियर रेनफोर्समेंट के लिए यहां पे डिजाइनिंग करनी है कि नहीं करनी है। लेकिन जब उसने डायरेक्टली यहां पे क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है, क्वेश्चन डायरेक्टली क्या पूछा हुआ है? डिजाइन शियर फोर्स। जब हम लोग शियर रेनफोर्समेंट की डिजाइनिंग करते थे तो वहां पे अपना फॉर्मूला लगाते थे वी यू एस इक्वल टू वी यू माइनस टाउ सी बी डी। ये फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ था, वी यू एस इक्वल टू वी यू माइनस टाउ सी बी डी। जहां पे हमारा वी यू एस है डिजाइन शियर फोर्स, वी यू क्या है? यहां पे वी यू हमारा जो अल्टीमेट शियर फोर्स है वी यू। टाउ सी क्या है? टाउ सी हमारा जो क्वेश्चन में दे रखा हुआ है परमिसिबल शियर स्ट्रेस टाउ सी बी इंटू डी। ये बी और डी हमारा क्या दे रखा हुआ है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए। इसके बाद बताइए फिर इसका हमारा आंसर कितना आएगा। जब ये वैल्यू हम सब यहां पे पुट कर देंगे तो पुट करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा आंसर? वीयू हमें क्वेश्चन में कितना मालूम है? वीयू मालूम 50 किलो न्यूटन, यानी 50 इंटू 10 की पावर 3 माइनस टाउ सी। टाउ सी की वैल्यू कितनी मालूम है? 0.2। बी और डी, हमें बी और डी की वैल्यू कितनी मालूम है?
200 इंटू 300, 200 इंटू 300, इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 5 इंटू 10⁴ माइनस मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारा कितना आ जाएगा? 12,000। ओके, अब इसको लेस करो, यहां पे हमारा कितना हो रहा है? 50,000 माइनस 12,000 बराबर कितना आ गया? 38,000 किलो न्यूटन, सॉरी 38,000 न्यूटन। इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लो, जब किलो न्यूटन में कन्वर्ट करोगे तो हमारा यहां पे क्या हो जाएगा? 38 किलो न्यूटन। अब 38 किलो न्यूटन देखो कौन सा ऑप्शन दे रखा हुआ है? 38 किलो न्यूटन कौन सा ऑप्शन है हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो समझ में आ गया यहाँ पे कि हमारा 38 किलो न्यूटन कैसे आया? ये देख लो, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे डायरेक्टली पूछ रहा था कि हमें डिजाइन शियर फोर्स निकालना है, तो हमारा जो डिजाइन शियर फोर्स होता है VUS होता है। यहाँ पे जो हमारा VUS है वो क्या है? डिजाइन शियर फोर्स है। ओके, VUS यहाँ पे क्या है? हमारा डिजाइन शियर फोर्स है। और VU क्या है? VU जो कि हमें क्वेश्चन में मालूम है, अल्टीमेट शियर फोर्स। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सभी की स्क्रीन पे विजुअल हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10, आ टी बीम ऑफ इफेक्टिव विड्थ, ये टी बीम का क्वेश्चन, इसे छोड़ दो अभी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 11। अभी तुम लोगों ने टी बीम नहीं पढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 10 को छुड़वा रहा हूं यहाँ पे। जिस समय हम लोग टी बीम पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व कर लेंगे। ओके, जबकि उस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन यदि सॉल्व करना चाहो सिर्फ वो टी बीम उसमें नाम दे रखा हुआ है, बाकी चलो यहाँ पे बताते हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को ही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा हुआ है, आ टी बीम ऑफ फ्लैंज विड्थ 1000 mm, वेब विड्थ दे रखा हुआ है 230 mm एंड डेप्थ दे रखा हुआ है 450 mm, इज सब्जेक्टेड टू अ शियर फोर्स 46 किलो न्यूटन। द नॉमिनल शियर स्ट्रेस, हमसे क्या पूछ रहा है? नॉमिनल शियर स्ट्रेस इज इफ इफेक्टिव कवर 50 mm। अबे इफेक्टिव कवर भी दे रखा है, इसके मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमें डेप्थ मालूम है 450 mm, ये 450 mm क्या डेप्थ है? इसकी ओवरऑल डेप्थ है। 450 mm इसकी ओवरऑल डेप्थ है। ठीक, तो अब बताओ यहाँ पे हमसे क्या पूछा? नॉमिनल शियर स्ट्रेस मींस टाउ वी की वैल्यू हमसे फाइंड करवा रहा है। हमें मालूम है टाउ वी की फार्मूला क्या होता है? टाउ वी इक्वल टू VU/BD। ये फार्मूला मालूम ना हमें, टाउ वी इक्वल टू VU/BD। ठीक, अब क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा हुआ है सब्जेक्टेड शियर फोर्स, यानी VU की वैल्यू हमें कितनी मालूम है? 46 किलो न्यूटन। देन यहां पे हमें बी और डी, बी हम लोग कौन सा सिलेक्ट करेंगे, डी कौन सिलेक्ट करेंगे? क्वेश्चन में दे रखा हुआ आर टी बीम ऑफ फ्लैंज विड्थ 1000 mm, तो जो हमारा 1000 दे रखा हुआ है, ये 1000 डाटा किसका है? जो टी बीम की फ्लैंज है उसकी चौड़ाई है। तो हमें टी बीम के फ्लैंज से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उसके वेब को कंसीडर करना है। तो वेब की विड्थ देखो, वेब की विड्थ कितनी दे रखी है? 230 mm। यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा? 46/230। अब ध्यान देना, यहाँ पे मैंने 46 को किलोमीटर में ही लिख दिया, यदि इस न्यूटन में कन्वर्ट करूं कितना हो जाएगा? 10⁻³ और मल्टीप्लाई करवा दूंगा। ओके, 230 इंटू, और यहाँ पे हमारी डेप्थ कितनी दे रखी है? डेप्थ देखो दे रखी है यहाँ पे 450 mm। डेप्थ हमें कितनी मालूम है? 450 mm। ये 450 हमारी क्या टोटल डेप्थ है, तो स्मॉल डी कितना हो जाएगा? स्मॉल डी हो जाएगा 450 माइनस 50, यानी यहां से हमारा क्या निकल आएगा? 450 माइनस 50 इक्वल टू 400, यानी स्मॉल डी की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 400 mm। तो 400 का और यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दो। अब बताओ यहाँ से इसको सोल्व करो, सोल्व करने के बाद बताओ हमारा कितना आंसर आएगा? ये देखो यहाँ से 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, 23 इंटू 2 यानी अपॉन 4, 2 आ गया यानी 0.5।
ठीक, तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। किस प्रकार से आए यहाँ पे देख लो, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू वी अपॉन बीडी। ठीक, वीयू की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, शियर फोर्स कितना हमें मालूम है 46 किलो न्यूटन। बी और डी की वैल्यू हमें क्या, विड्थ और डेप्थ को कंसीडर करना है। लेकिन क्वेश्चन में जो हमें डेप्थ मालूम है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है डेप्थ, जब उसने नॉर्मल डेप्थ ऐसे बोला हुआ है, साथ में उसने कवर भी दे रखा हुआ है, इफेक्टिव कवर दे रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ओवरऑल डेप्थ पे इफेक्टिव कवर लेस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, इसकी इफेक्टिव डेप्थ मिल जाएगी। तो हमें इफेक्टिव डेप्थ कितनी मिल गई है, 400 mm। हमें यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ क्या मिल गई है, 400 mm। ये हमारी हो गई इफेक्टिव डेप्थ। बी की वैल्यू हमें मालूम थी 230 mm, इसको मैंने यहाँ पे रख के सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आया वो कितना आया, 0.5। और 0.5 यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, shear span is defined as the zone where, shear span is defined as the zone where, हम लोग shear span यहां पे क्या डिफाइन करता है, कौन सा जोन डिफाइन करता है, shear span is defined as the zone where, ऑप्शन नंबर ए है बेंडिंग मोमेंट इज 0, ऑप्शन नंबर बी है हमारा shear force इज 0, ऑप्शन नंबर सी है shear force इज कांस्टेंट, एंड ऑप्शन नंबर डी है बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 11 इसका आंसर क्या हो जाएगा, जानवी ऑप्शन नंबर सी, मनीष ऑप्शन नंबर ए, प्रभा ऑप्शन नंबर बी, अजय ऑप्शन नंबर ए, अन्वेषा ऑप्शन नंबर सी, अभिषेक साहू ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोगों ने अपने लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा हुआ था स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में। shear span is defined as the zone where, ऑप्शन नंबर ए बेंडिंग मोमेंट इज 0, ऑप्शन नंबर बी है shear force 0, ऑप्शन नंबर सी है shear force is constant, ऑप्शन नंबर डी है बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट। प्रदीप कुमार ऑप्शन नंबर सी, आयुषी पटेल ऑप्शन नंबर सी, शुभम ऑप्शन सी, अभिषेक राठौर ऑप्शन बी, संदीप ऑप्शन ए। यहां पे हमारा इसका आंसर हो जाएगा shear force is constant, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, shear force is constant। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है, डायरेक्टली यहां पे पॉइंट टू पॉइंट बुक से है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, डायरेक्टली आईएएस कोड से दिया हुआ है। इस क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट सेमेस्टर में भी डिस्कस किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा हुआ है, दी परसेंटेज ऑफ मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट एज पर आईएस 456 यूजिंग माइल्ड स्टील, दी परसेंटेज ऑफ मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट एज पर आईएस 456 यूजिंग माइल्ड स्टील। ऑप्शन नंबर ए है 0.12, ऑप्शन नंबर बी है 0.15, ऑप्शन नंबर सी है 0.183 एंड ऑप्शन नंबर डी है 0.3। जानवी ऑप्शन नंबर सी, प्रभा ऑप्शन नंबर सी, अभिषेक राठौर ऑप्शन नंबर बी, छोटू राजा ऑप्शन नंबर बी। यहां पे हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ था कि अकॉर्डिंग टू आईएस 456 जब हम लोग एमएस को एक्सेप्ट करते हैं तो एमएस के केस में हम लोग जो वहां पे परसेंटेज ऑफ स्टील कंसीडर करते हैं 0.15% लेते हैं। वहीं पे जब एमएस की जगह एचवाईएसडी बार कंसीडर करते हैं तो एचवाईएसडी बार के केस में हम लोग जो वहां पे परसेंटेज ऑफ स्टील कंसीडर करते हैं वो कितनी लेते हैं, 0.12%। अब बताइए यहाँ पे हमें कौन सा ग्रेड दे रखा हुआ है, एमएस दे रखा है, मींस Fe 250 दे रखा है। Fe 250 को हम लोग क्या मानते हैं, एमएस मानते हैं, मींस माइल्ड स्टील। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0.15%, और 0.15% हमारा किसमें दे रखा हुआ है, 0.15%। ऑप्शन नंबर बी। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा हुआ है,
क्वेश्चन नंबर 15 देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, आरसीसी बीम इज डिजाइन्ड फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड केजिंग कंप्रेशन इन द सपोर्टिंग कॉलम, द क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर इज लोकेटेड एट, ऑप्शन नंबर ए है डी बाई थर्ड फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी है डी फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम, डी बाई टू हमारा है फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हम लोग जब अभी अपना आगे आने वाला टॉपिक पढ़ेंगे रिटेनिंग वॉल, जब रिटेनिंग वॉल पढ़ेंगे, रिटेनिंग वॉल पे जिस समय हम लोग वहां पे स्टील का कैलकुलेशन करते हैं, स्टील का कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पे हम लोगों को मूवमेंट निकालना होता है, और जो मूवमेंट हमारा निकल के आता है दो प्रकार से वहां पे निकल के आता है, एक आता है वन वे शियर से, दूसरा आता है टू वे शियर से। ये क्वेश्चन हमारे उसी टॉपिक का है, वन वे शियर और टू वे शियर। जो वन वे शियर की कंडीशन होती है, वन वे शियर की हमारी यहां पे कंडीशन ये होती है, जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन होगा, क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर इज लोकेटेड, वन वे शियर के केस में डी फ्रॉम दी फेस ऑफ द कॉलम, वन वे शियर के केस में हम लोग जो वैल्यू कंसीडर करते हैं डी फ्रॉम दी फेस ऑफ द कॉलम, ठीक। वहीं पे जो हमारा टू वे शियर होता है, टू वे शियर के केस में हम लोग वहां पे वैल्यू कंसीडर करते हैं डी बाई टू फ्रॉम दी पेरिफेरी ऑफ कॉलम, डी बाई टू फ्रॉम दी पेरिफेरी ऑफ कॉलम। तो टू वे शियर का हमारा क्या हो जाएगा? डी बाई टू, ठीक, डी बाई टू फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ कॉलम। पेरीफेरी का मीन समझते हो? यहां पे हमारा पेरीफेरी का मीन्स क्या हो जाएगा? मीन सपोज दैट ये हमारा कॉलम सेक्शन है, ये पूरा हमारा क्या बना रखा है, पूरा फुटिंग बनी रखी हुई है, तो इस पे जो हमारा टू वे शियर के केस में क्रिटिकल सेक्शन होगा वो हम लोग क्या करेंगे, इसके चारों तरफ से क्या करेंगे, डी बाई टू कंसिडर करेंगे, यानी चारों तरफ हमारा क्या होगा, यहाँ पे डी बाई टू ही होगा हमारा। ओके, चारों तरफ हम लोग कितनी कितनी कंसिडर करेंगे, डी बाई टू और डी बाई टू ही यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ये है टू वे शियर का केस। वन वे शियर के केस हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा कॉलम होता है उसके कॉलम के ओनली फेस से कॉलम के फेस पे ओनली डी डिस्टेंस पे हम लोग यहाँ पे ऐसे ज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा ये वाला सेक्शन होगा इधर से ये डिस्टेंस पे ये सेक्शन हमारा क्या होगा, क्रिटिकल सेक्शन होगा, और इसी को लेके हम लोग वहां पे कैलकुलेशन करते हैं। तो इसी से रिलेटेड हमारा, इसी टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था। तो अब यहाँ पे बताओ हमारा क्या होगा, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी फ्रॉम दी फेस ऑफ द कॉलम, डी फ्रॉम दी फेस ऑफ द कॉलम। क्वेश्चन नंबर 15 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर हमारा बी, डी फ्रॉम दी फेस ऑफ द कॉलम, डी फ्रॉम दी फेस ऑफ द कॉलम। क्वेश्चन नंबर 16, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे दे रखा हो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यहां पे क्या दे रखा हुआ है, द कैलकुलेटेड स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टीरअप्स इन अ बीम एज पर IS 456। IS 456 के अकॉर्डिंग हम लोग जो वर्टिकल स्टीरअप्स की स्पेसिंग कंसीडर करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 है, इसमें पॉइंट दे रखे हुए, पॉइंट फर्स्ट है हमारा लेस देन 0.75 डी, पॉइंट 2 है हमारा लेस देन 300 mm, ऑप्शन पॉइंट 3 हमारा लेस देन ASV इंटू FY अपॉन 0.4 बी, पॉइंट 4 दे रखा हुआ है ग्रेटर देन 60 mm। यहाँ पे हमारे 4 पॉइंट दे रखे हुए थे। अब ऑप्शन नंबर ए है 1 and 3, ऑप्शन नंबर बी है 1 to 4, ऑप्शन नंबर सी है 1 and 2, ऑप्शन नंबर डी है 1, 3 and 4, 1, 3 and 4। अभी इस टॉपिक को इससे रिलेटेड हमने मॉर्निंग में ही पढ़ा हुआ है, मॉर्निंग क्लास में ही मैंने डिस्कस किया हुआ था। मॉर्निंग की क्लास में मैंने डिस्कस किया हुआ था कि हम लोग जो स्पेसिंग लेते हैं, वर्टिकल स्पेसिंग लेते हैं, ठीक, स्पेसिंग स्टीरअप्स की जो वर्टिकल स्पेसिंग लेते हैं वो कितनी कंसीडर करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे सभी का आंसर सही है, सिर्फ शुभम गुप्ता ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बाकी सभी का आंसर यहाँ पे सही है। 1 and 2 हमने क्या पढ़ा हुआ था,
0.75D और 300 mm, दोनों में से जो वैल्यू कम होती है उसी को कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, तो स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टीरअप्स हम लोग कितना कंसीडर करेंगे? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, दोनों में से जो वैल्यू हमारी लेस होगी, यानी 0.75D और 300 mm, दोनों में से जो वैल्यू हमारी लेस आएगी उसी को हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिल गया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्वेश्चन नंबर 21 इसी टाइप का भी हम लोगों ने कुछ पढ़ा भी हुआ था, और ये क्वेश्चन हमारा आईएएस 2004 और 2006 में भी आया हुआ है, ईएस 2004 और 2006 में भी आया हुआ है। A beam is designed for uniformly distributed load catching compression in the supporting column where is the critical section for shear। अभी मैंने बताया क्या होता है हमारा D from the face of the column या D from the face of the support, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? D/2 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। गजेंद्र ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आ डिस्टेंस डी फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दे रखा हुआ है? मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट इन बीम इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ स्टीरअप्स। मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट इन बीम इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ स्टीरअप्स। ऑप्शन नंबर ए है टू रेसिस्ट एक्स्ट्रा शियर फोर्स ड्यू टू लाइव लोड। ऑप्शन नंबर बी है टू रेसिस्ट द इफेक्ट ऑफ श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। ऑप्शन नंबर सी है टू रेसिस्ट प्रिंसिपल टेंशन। ऑप्शन नंबर डी है टू रेसिस्ट शियर क्रैक्स एट द बॉटम ऑफ द बीम। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं? छोटू राजा ऑप्शन नंबर डी, निखिल ऑप्शन नंबर ए, अंकिता ऑप्शन नंबर डी, सोहम गुप्ता ऑप्शन नंबर बी, अब से एक साहब ऑप्शन नंबर डी। इसका हमारा आंसर होगा टू रेसिस्ट द इफेक्ट ऑफ श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, टू रेसिस्ट द इफेक्ट ऑफ श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू रेसिस्ट द इफेक्ट ऑफ श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, ऑप्शन नंबर बी। हम लोग किसी भी बीम सेक्शन पे मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि श्रिंकेज की वजह से फेल ना हो, जबकि उस पे हमें शियर रेनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखो यहाँ पे, डायगोनल टेंशन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन अ बीम। हम लोग जो डायगोनल टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं बीम में, वो किस लिए प्रोवाइड करते हैं? डायगोनल टेंशन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन अ बीम। ठीक, ऑप्शन नंबर ए लॉन्गिट्यूडनल बार, ऑप्शन नंबर बी है बेंट अप बार, ऑप्शन नंबर सी है हेलिकल रेनफोर्समेंट, ऑप्शन नंबर डी है 90 डिग्री बेंड एट द बेंड ऑफ मेन बार। चार ऑप्शन दे रखे हुए, ऑप्शन ए बी सी एंड डी। डायगोनल टेंशन हम लोग जब ये सोचते हैं कि हमारी बीम, जो हमारा बीम सेक्शन है वो डायगोनल टेंशन पे ना फेल हो, तो उसके लिए वहां पे क्या प्रोवाइड करते हैं? लॉन्गिट्यूडनल बार, बेंट अप बार या हेलिकल रेनफोर्समेंट, या ऑप्शन नंबर डी हमारा है 90 डिग्री बेंड एट दी बेंड्स ऑफ मेन बार। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रियंका साहू ऑप्शन नंबर बी, आयुष पटेल ऑप्शन नंबर बी, अजय कुमार ऑप्शन नंबर बी, राहुल यादव ऑप्शन नंबर बी, अभिषेक साहू ऑप्शन नंबर डी। बेटा अभिषेक ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। डायगोनल टेंशन को रेजिस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते थे? वहां पे बेंट अप बार प्रोवाइड करते थे। डायगोनल टेंशन को रेजिस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते थे? उसमें बेंट अप बार प्रोवाइड करते थे। ओके, तो इस प्रकार से इस टॉपिक का जो हमारा एमसीक्यू का सेशन था वो अब क्लोज हो जाता है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अपनी मॉर्निंग वाली क्लास में। ओके।